वेलकम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एविडेंसेस इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन। कई सारे एविडेंसेस हम पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा है, दैट प्रेजेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऑल्सो प्रोवाइड एविडेंस इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन। मैंने आपको समझाया है कि जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं ये वो ऑर्गन्स है जो हमारी एंसेस्ट्रल फॉर्म्स में फंक्शनल होते हैं, पर बाद में म्यूटेशन के कारण ये नॉन फंक्शनल हो जाते हैं और इन्हें हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं। कई तरह के वेस्टिजियल ऑर्गन्स मैंने ह्यूमन में भी बताए, लाइक निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, अपेंडिक्स, कैनाइन टीथ, जो हमारे एब्डोमिनल मसल्स हैं, पिन्ना एंड पिन्ना मसल्स, हमारी जो कॉकिक्स है, टेल बोन, कॉडल वर्टिब्रे, ये सब ह्यूमन में मैंने वेस्टिजियल ऑर्गन्स के एग्जांपल बताए। दूसरे एनिमल्स में लाइक पाइथन में भी जो एक वेस्टिजियल पेल्विक गर्डल और हाइंड लिम्स के छोटी छोटी बोन्स हमें दिखाई देती है। हॉर्स में भी सेकंड और फोर्थ नंबर की जो बोन होती है, स्प्लिंट बोन, दैट इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स। प्लांट में भी हम देख सकते हैं कि अगर स्टेम जो है वो लीफ की तरह फोटोसिंथेटिक फंक्शन हो गया है उसका, तो दे हैव गॉट सम वेस्टिजियल लीव्स। इस तरह की वेस्टिजियल लीव्स अंडरग्राउंड स्टेम में भी मिलती है। तो कई सारे हमने एग्जांपल देखे वेस्टिजियल ऑर्गन्स के। देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द एविडेंसेस फ्रॉम कनेक्टिंग लिंक्स। जो कनेक्टिंग लिंक्स होते हैं दे ऑल्सो प्रोवाइड एविडेंस इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन। कई तरह के कनेक्टिंग लिंक के बाद वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट एटाविज्म और रिवर्जन, दैट इज सडन अपीयरेंस ऑफ सम लॉस्ट एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स। और कई तरह के जो एटाविस्टिक कैरेक्टर्स हैं वो ह्यूमन में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए। एक लिस्ट बनाई थी मैंने 4-5 एटाविस्टिक कैरेक्टर ह्यूमन में: ह्यूमन बेबी विथ टेल, सर्वाइकल फिस्चुला, लॉन्ग पॉइंटेड कैनाइन टीथ, लार्ज एंड थिक बॉडी हेयर्स and extra nipples on the body. All these were the examples of atavistic character. बच्चों अब आज हम बात करेंगे एक और एविडेंस की, और शुरुआत करते हैं बच्चों एविडेंसेस फ्रॉम बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम बात करते हैं एविडेंसेस की कि कौन सा एविडेंस है स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस है जो इवोल्यूशन को प्रूव करते हैं, तो एक बच्चों फॉसिल रिकॉर्ड्स मैंने आपको पहले बताया कि स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस है, और दूसरा जो एविडेंस होगा वो बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से आएगा। अब आप सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो बच्चों ऐसा है कि किसी भी एरिया में, कोई भी हमारा जोग्राफिकल एरिया है, उस जोग्राफिकल एरिया में जो प्लांट स्पीशीज़ और जो एनिमल स्पीशीज़ पाई जाती है उनकी स्टडी को हम बायोजियोग्राफी कहते हैं। डेफिनेशन बड़ी सिंपल है बच्चों। वी कैन सी दैट द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज़ इन डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज बायोजियोग्राफी। ओके, तो जैसे आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया में गए, इतना एरिया ये आप घूम रहे हैं, और इस एरिया में घूमने के बाद आपने इस एरिया में जितने भी प्लांट्स हैं और जितने भी एनिमल स्पीशीज़ हैं उनका एक रिकॉर्ड तैयार किया है और उनकी स्टडी की है। उसके बाद आप मूव करते हैं दूसरे एरिया में और दूसरे एरिया के प्लांट और एनिमल्स की स्पीशीज़ की रिकॉर्डिंग करते हैं, इन द सेंस एक रिकॉर्ड तैयार करते हैं कि वहाँ पर कौन कौन से प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। तो ये इस तरह की जो स्टडी होती है इसे हम बायोजियोग्राफी कहते हैं। सो द डेफिनेशन इज़ वेरी सिंपल, आई रिपीट इट अगेन। द स्टडी ऑफ distributions of animal and plant species in different geographical area of the earth is known as biogeography। बच्चों किसी भी एरिया में जितनी भी एनिमल स्पीशीज़ होती है उन एनिमल स्पीशीज़ को हम फाना कहते हैं, डिफरेंट एनिमल स्पीशीज़ ऑफ एनी एरिया। और उसी एरिया में या किसी भी एरिया में जो डिफरेंट प्लांट स्पीशीज़ होती है, तो ऑल दोज प्लांट स्पीशीज़ कंबाइंडली नोन एज flora, all animal species combinedly known as fauna, and all plant species are combinedly known as flora. What is flora? Different plant species of any area. तो अगर आप किसी एरिया के प्लांट और प्लांट्स की और एनिमल स्पीशीज़ की स्टडी कर रहे हैं तो बेसिकली आप वहाँ का फ्लोरा और फाना स्टडी कर रहे हैं। बच्चों आगे बात करते हैं हम एल्फ्रेड रसेल वेलेस के बारे में। ही वॉज ए रिनोन साइंटिस्ट, और जस्ट लाइक डार्विन, और ही वॉज ऑलमोस्ट वर्किंग पैरेलल टू डार्विन। जिस समय डार्विन अपने बीगल नाम के शिप पर बैठकर पूरी दुनिया की सैर कर रहा था, ठीक उसी समय एल्फ्रेड रसेल वेलेस ने भी काफ़ी सारा दुनिया घूम चुका था वो भी, और उसने भी कई सारे फ्लोरा और फाना की स्टडी करी। और उस स्टडी करने के बाद उसने देखा कि हम पूरी दुनिया को, हमारा ये जो अर्थ है, ये जो हमारा ग्लोब है, इसे हम 6 रियल में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द बायोजियोग्राफी। इन द सेंस वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है और वहाँ पर जो प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ पाए जाते हैं, बेस्ड ऑन दैट ही डिवाइडेड द एंटायर ग्लोब, ही डिवाइडेड द एंटायर अर्थ इनटू 6 रियल्म। पहला जो रियल्म है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, एक नियार्कटिक है,
नियो एक पेली आर्कटिक है, एक नियोट्रॉपिकल है, इथियोपियन है, ओरिएंटल रियल्म है और ऑस्ट्रेलियन रियल्म है। किस बेसिस पर डिवाइड किया है ये? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये जितने भी आपको एरिया दिखाई दे रहे हैं, जो 6 रियल्म दिखाई दे रहे हैं, इनकी जो जोग्राफिकल कंडीशंस है, क्लाइमेटिक कंडीशंस है, वो दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है और यहाँ पर पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स भी बिल्कुल डिफरेंट है। और इसी से इवन उसे भी नेचुरल सिलेक्शन जैसा जो है एक लगा, जिस तरह से डार्विन वर्क कर रहा था, ठीक उसी तरह से उसे भी नेचुरल सिलेक्शन जैसा एक आइडिया दिमाग में आया और उसे भी लगा कि हाँ, नेचर जो है इवोल्यूशन करती है। जब देखिए, अब मैं आपको समझा रहा हूँ, एक छोटा सा पॉइंट है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए कि बच्चों, हमारे पास 2 आर्ग्यूमेंट है, एक इवोल्यूशन हुआ है, दूसरा इवोल्यूशन नहीं हुआ है। अब मान लीजिए इवोल्यूशन नाम की कोई चीज़ नहीं है और ये जितने भी प्लांट्स एनिमल्स इस दुनिया पर एग्जिस्ट करते हैं, ये सब पहले से बने हुए थे। लाइक जो पुरानी थ्योरीज है, जो ओल्ड थिंकर्स जो कहते हैं कि नहीं, माइथोलॉजिकल बेस्ड जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, सब कुछ भगवान ने बनाया, ईश्वर ने बनाया, पहले से बनाया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में अगर इवोल्यूशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है तो इस पूरे ग्लोब पर, समझना मेरी बात को, अगर इवोल्यूशन नहीं हुआ है तो इस पूरे ग्लोब पर जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं वो एक जैसे होने चाहिए थे। सेम टाइप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स शुड हैव बीन फाउंड ऑल ओवर द अर्थ, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। अब नियार्कटिक एरिया ये थोड़ा अलग है, यहाँ की जोग्राफिकल कंडीशंस अलग है, यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग है, वेदर बिल्कुल अलग है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स भी डिफरेंट है। जो प्लांट्स और एनिमल्स आपको नियार्कटिक एरिया में मिलेंगे वो प्लांट्स और एनिमल्स आपको नियोट्रॉपिकल एरिया में नहीं मिलेंगे, वो आपको इथियोपिया में नहीं मिलेंगे। इथियोपिया में अलग तरह के प्लांट्स एनिमल्स होंगे, पेली आर्कटिक में अलग तरह के प्लांट्स एनिमल्स होंगे, ओरिएंटल में अलग तरह के होंगे और ऑस्ट्रेलियन रीजन में और अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स है। वाई डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स और एंड एनिमल्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज? रीजन बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि जो डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज है वहां पर पाई जाने वाली जो कंडीशंस है, क्लाइमेटिक कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशंस डिफरेंट थी और वहां पर जो प्लांट और स्पीशीज है वो उन डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया है, उनका वहां पर इवोल्यूशन हुआ है। सो मियर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन डिफरेंट एरिया प्रूव्स दैट इवोल्यूशन हैज अकर्ड इन द पास्ट। अगर इवोल्यूशन नहीं हुआ होता तो पूरी दुनिया में सारे एवरीवेयर प्लांट्स और एनिमल्स की जो स्पीशीज है वो सेम होती, सेम नहीं है। एग्जैक्टली इन डिफरेंट एरियाज, इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर प्रेजेंट एंड दैट प्रूव्स दैट इवोल्यूशन हैज अकर्ड। इज दैट क्लियर? तो बच्चों, अल्फ्रेड रसेल वेलेस ने जो 6 रियल्म बनाए वो आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें नियार्कटिक, तो बच्चों इस नियार्कटिक में कौन कौन से एरिया आ रहे हैं? नियार्कटिक में आप देख सकते हैं पूरा नॉर्थ अमेरिका आ रहा है, इसमें इंक्लूडेड है। नॉर्थ अमेरिका के साथ इसमें ये आपको यहाँ नीचे मैक्सिको दिखाई दे रहा है, तो नॉर्थ अमेरिका, मैक्सिको का कुछ पार्ट, और ये इस तरफ हमारे पास पूरा ग्रीनलैंड दिखाई दे रहा है। तो ये जो ग्रीनलैंड है ये सारे के सारे पहली आर्कटिक में आते हैं। जो साउथ और सेंट्रल अमेरिका है, सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ अमेरिका पूरा का पूरा नियोट्रॉपिकल में आता है। अगर हम पहली आर्कटिक की बात करें तो पहली आर्कटिक में हमारा मोस्ट ऑफ द यूरोप पूरा आ रहा है, इधर आप देख सकते हो। इवन सम पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, अफ्रीका का भी कुछ पार्ट आता है, जहाँ तक जो हमारा डेजर्ट स्टार्ट होता है सहारा, उससे पहले पहले का जो पार्ट है ये वाला पार्ट, ये भी नॉर्थ अफ्रीका का पहली आर्कटिक में जा रहा है बच्चों। और इसके अलावा यूरोप, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, पूरा का पूरा पहली आर्कटिक में जा रहा है। और इवन हमारा ये जो एशिया है, एशिया भी कहाँ तक बच्चों? नॉर्थ एशिया समझ लीजिए, हिमालय तक। इस बात को ध्यान से देखेंगे, ये सारा पार्ट भी हमारा एशिया में है। लेकिन यहाँ जो हिमालयन माउंटेन रेंज चल रही है, इस हिमालयन माउंटेन रेंज के ऊपर वाला जो पोर्शन है वो पहली आर्कटिक में जाएगा, और हिमालयन माउंटेन रेंज के साउथ वाला जो पार्ट होगा वो पूरा का पूरा ओरिएंटल रियल्म में जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से आता है डिफरेंटली, इंडिया कौन से रियल्म में है? तो यू मस्ट रिमेंबर दैट द इंडिया इज इन द ओरिएंटल रियल्म। ओके, देन इफ़ यू टॉक अबाउट द इथियोपिया, तो इथियोपिया में आप देख सकते हो इथियोपियन रीजन में पूरा का पूरा साउथ अफ्रीका आ रहा है, सहारा डेजर्ट, मेडागास्कर और जो एडजेसेंट आइलैंड है ये सारे के सारे
इथियोपियन रीजन में आ रहे हैं। ओरिएंटल में आपने देख लिया, ध्यान रखना है ओरिएंटल में एशिया, जो साउथ एशिया वाला पार्ट है, एशिया साउथ टू हिमालयास है ना, तो इसमें इंडिया, श्रीलंका, मलेशिया, सुमात्रा, जावा, ये जितने भी ये छोटे छोटे आइलैंड्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे ओरिएंटल में आते हैं। एंड देन वी हैव वन मोर रियल्म, दैट इज़ ऑस्ट्रेलियन रियल्म। और इस ऑस्ट्रेलियन रियल्म में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया, न्यू गिनी वगैरह जो छोटे छोटे आइलैंड्स ऑस्ट्रेलिया के आसपास है, वो सारे यहाँ पर आते हैं। बच्चों, आपको क्या पता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में? ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स, ये रियल में आपको दिखाई दे रहे हैं, और इस पिक्चर में, इस मैप में जो हमें डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स दिखाई दे रहे हैं, डू यू नो कि हमारे पास शुरुआत में समथिंग लगभग आज से 2 बिलियन ईयर्स अगो की अगर बात करें, 2 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 20 करोड़ साल पहले की बात करें, तो ये कॉन्टिनेंट सारे एक दूसरे से अलग अलग नहीं थे। ये सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में एक्चुअली जुड़े हुए थे, और शुरुआत में एक सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट था जिसे पेंजिया कहा गया। वही पेंजिया बाद में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हुआ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण, और उससे मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स बने। आपको पता है या नहीं? तो चलो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि किस तरह से ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बने। आज से 2 बिलियन ईयर्स अगो हमारी अर्थ पर एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसे पेंजिया नाम दिया गया। बाद में यह सुपर कॉन्टिनेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। नॉर्थ हेमिस्फीयर में लोरेशिया बना और साउथ हेमिस्फीयर में गोंडवाना लैंड बना। लोरेशिया से आगे जाकर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया बने। गोंडवाना लैंड से साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया बने। इंडिया, जो कि गोंडवाना लैंड का पार्ट था और शुरू में अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, बाद में अलग होकर एशिया के साथ जुड़ गया। प्रेजेंटली जो लद्दाख एरिया है, वहीं पर दोनों प्लेट्स आपस में टकराई और जुड़ गई। इंडियन प्लेट हैवी होने के कारण नीचे रही और एशियन प्लेट लाइट होने के कारण ऊपर उठ गई, जिससे हिमालयाज बने। इंडियन प्लेट अभी भी आगे बढ़ रही है, जिससे हिमालयाज और माउंट एवरेस्ट की हाइट अभी भी बढ़ रही है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की यह थ्योरी अल्फ्रेड वेगनर द्वारा दी गई है। अगर हम इन कॉन्टिनेंट्स के बाउंड्रीज को ध्यान से देखें तो हम आसानी से यह अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह ये कॉन्टिनेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहे होंगे। तो बच्चों, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, जैसे ये फोटोग्राफ में आपको दिखा रहा हूँ कि ये पूरा जो एरिया है, अगर हम इसको थोड़ा इसके दोनों को आपस में पास लाएं तो पता लगेगा कि ये इथियोपिया के साथ इस तरह से ये एरिया यहाँ पर फिट हो सकता है। सिमिलरली ये जो पूरा एरिया है वो इसके साथ यहाँ इन दोनों को अगर पास में लाया जाए तो ये एरिया यहाँ फिट हो सकता है। तो इससे प्रूव होता है कि ये जो हमारा पूरा का पूरा आज जितने भी हमें कॉन्टिनेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये इनिशियली एक ही कॉन्टिनेंट था और बाद में ये एक दूसरे से अलग हुए। बच्चों, एक बात और ध्यान रखें, ये जो अभी मैंने आपको एनिमेशन दिखाया है, उसमें जो वीडियो है द नॉलेज यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर से एक एनिमेशन था, वहाँ से मैंने उसे लिया है। तो क्रेडिट फॉर द एनिमेशन शुड गो टू द नॉलेज चैनल, एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से लिया है हमने, आप ध्यान रखें। आई शुड एक्नॉलेज दैट थिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। और 2 साइंटिस्ट के नाम आए हैं अभी यहाँ जो मैंने आपको बताया है, ये एल्फ्रेड रसेल वेलेस है, जिसने ये अलग अलग तरह के बायोजियोग्राफिकल रीजन्स रियल्म को नाम दिया है। ठीक है। और जो पेंजिया और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, उसमें जो साइंटिस्ट है उसका भी नाम अल्फ्रेड से शुरू होता है, लेकिन वो अल्फ्रेड वेगनर है और ये अल्फ्रेड रसेल वेलेस है। तो आप इन दोनों साइंटिस्ट को एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं करोगे। एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन आएगा वो अल्फ्रेड रसेल वेलेस से आएगा, वेगनर से आने के चांसेस कम है। बच्चों, जब हम ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ते हैं और ये बायोजियोग्राफिकल रीजन्स की स्टडी करते हैं तो हमें कुछ सवालों के जवाब और यहाँ पर मिलते हैं। दैट देर इज़ ए वन क्वेश्चन अबाउट वाई मार्सुपियल्स, यू नो वाई मार्सुपियल्स एंड प्रोटोथीरियंस जो मैमल्स हैं आर प्रेजेंट इन ऑस्ट्रेलिया ओनली। तो ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का अभी आपने एनिमेशन देखा है, उससे ये भी पता चल जाता है कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया सेपरेट हुआ। और जो मैं पहले भी इस बारे में आपको बता चुका हूँ कि जो बाद में प्लेसेंटल मैमल इवॉल्व हुए वो पूरे के पूरे इस मेन लैंड पर इवॉल्व हुए और ऑस्ट्रेलिया पहले ही सेपरेट हो गया था।
ऑस्ट्रेलिया में एडवांस मैमल्स का इवोल्यूशन नहीं हुआ। जो कोई भी मैमल्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं वो बाद में ह्यूमंस उनको वहाँ लेकर गया है। ओनली मार्सुपियल्स एंड प्रोटोथीरियंस आर प्रेजेंट इन ऑस्ट्रेलिया सो फार मैमल्स आर कंसर्न। तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और बायोजोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से ये कंफर्म होता है बेटा कि हाँ इवोल्यूशन हुआ है। अगर इवोल्यूशन नहीं होता तो हमें इस एरिया में भी प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया मिलते, बट एग्जैक्टली यहाँ नहीं मिलते हैं। इसके पीछे रीज़न यही है कि बाद में प्लेसेंटल मैमल्स का इवोल्यूशन हुआ जो कि मोस्टली कार्निवोर्स थे, और उनकी वजह से जो प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली एक्सटिंक्ट हो गए। इज़ दैट क्लियर? तो इस तरह से हमारे पास ये एक और एविडेंस है, इंपॉर्टेंट एविडेंस, दैट इज़ evidences from biogeographical distribution. So now let's talk about evidences from embryology. बच्चों, कई एम्ब्रियोज की स्टडी करने पर भी हमें ये पता चलता है कि इवोल्यूशन हुआ है, और इवोल्यूशन के फेवर में हमें एम्ब्रियोलॉजी से भी एविडेंसेस मिलते हैं। यहाँ हम आज जो बात करेंगे बच्चों, दो साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे। जो पहला हमारा साइंटिस्ट रहेगा वो है कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर। जो कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर है बच्चों, इसके कुछ ऑब्जर्वेशन थे। मेन ऑब्जर्वेशन पर ध्यान देना, मैं दो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। कार्ल अर्न्स्ट ने क्या किया, बेसिकली एम्ब्रियोलॉजिस्ट था ये, और उसने कई सारे एम्ब्रियोज की स्टडी करी। और जब उसने कई सारे एम्ब्रियोज की स्टडी करी तो उसने ये देखा कि किसी एनिमल ग्रुप के जो एम्ब्रियो होते हैं, आई रिपीट, ध्यान से सुनना, किसी भी एनिमल ग्रुप के जो एम्ब्रियोज होते हैं, उन एम्ब्रियोज में उस ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो पहले डेवलप होते हैं, और वो पर्टिकुलर एनिमल जिस स्पीशीज़ का है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें बाद में डेवलप होंगे। आई होप कि आपको ये स्टेटमेंट नहीं समझ में आया होगा, बट लेट मी फर्स्ट राइट द स्टेटमेंट। ओके, तो ये उसका स्टेटमेंट है बच्चों। जनरल कैरेक्टर ऑफ द ग्रुप टू विच एन एम्ब्रियो बिलोंग्स डेवलप बिफोर स्पेशल कैरेक्टर। अब आपको ये नहीं समझ में आया होगा, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, पर एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि बच्चों, जो कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर था उसके दो स्टेटमेंट थे। पहला स्टेटमेंट मैंने ये आपके सामने रख दिया है, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, और दूसरा स्टेटमेंट मैं बाद में बताऊँगा कि उसका दूसरा स्टेटमेंट क्या था। अब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं बच्चों कि एनिमल्स का कोई एक ग्रुप है। अच्छा, एक काम करते हैं, हम कोरोडेट सी ले लेते हैं। तो हम जानते हैं कोरोडेटा में फिशेज आती है, एम्फीबिया आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, एवीज आते हैं, मैमल्स आते हैं। लेट्स डिवाइड देम, उनके नाम लिख लें हम। ओके, तो ये हमारे पास 5 ग्रुप हो गए, फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स। अब हम जानते हैं कि ऑल दीज एनिमल्स बिलोंग टू कोर्डेट्स। तो अगर आप किसी के भी एम्ब्रियो की स्टडी करेंगे, चाहे फिश के एम्ब्रियो की स्टडी करें, चाहे एम्फीबिया के एम्ब्रियो की स्टडी करें, रेप्टाइल्स, एवीज या मैमल, इनमें से किसी के भी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की अगर आप स्टडी करेंगे, दैट यू विल फाइंड कि इन सभी में सबसे पहले अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, नोटोकॉर्ड नोटोकॉर्ड विल डेवलप ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। ओके, क्योंकि सभी एक ही ग्रुप के एनिमल्स हैं, नोटोकॉर्ड आएगी, बिल्कुल आएगी, कॉर्डेटा में है, नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन इनमें होगा। लेकिन क्योंकि ये जो नोटोकॉर्ड है ये इस कॉर्डेटा का कैरेक्टर है, उस ग्रुप का कैरेक्टर है, तो ग्रुप का जनरल कैरेक्टर है, इसलिए नोटोकॉर्ड का डेवलपमेंट इन सब में पहले हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, मान लीजिए इनमें स्पेशल कैरेक्टर की बात करते हैं कि एवीज का स्पेशल कैरेक्टर क्या है बच्चों। तो हम जानते हैं कि एवीज जो हैं उनका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी बॉडी के ऊपर पाए जाने वाले फेदर्स हैं। और सिमिलरली जो मेमेलिया का स्पेशल कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो मेमेलिया का जो स्पेशल कैरेक्टर है वो उनकी बॉडी पर पाए जाने वाले हेयर्स हैं, या यूँ हम बात करें कि उनमें पाई जाने वाली मेमरी ग्लैंड है। इज़ दैट क्लियर? तो अगर किसी ह्यूमन एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है
एंड यू आर स्टडिंग द डेवलपमेंट ऑफ दैट एम्ब्रियो, तो यू विल फाइंड कि उसमें नोटोकॉर्ड और गिल स्लिट्स वगैरह ये सारे स्ट्रक्चर्स पहले डेवलप होंगे, फिर बाद के स्ट्रक्चर डेवलप होने लगेंगे, हार्ट बनेंगे, किडनी बनेगी, ब्रेन बनेंगे, क्योंकि ये सारे कैरेक्टर हार्ट, किडनी, ब्रेन वगैरह ये सारे ग्रुप के कैरेक्टर है, ये सब पहले बन जाएंगे, बोन्स पहले बन जाएगी, लेकिन जो उनके अंदर हेयर्स हैं बॉडी पर वो सबसे एंड में आएंगे, और उसमें जो मेमोरी ग्लैंड्स है उनका डेवलपमेंट लास्ट में जाकर होगा। तो इनफैक्ट आप समझ सकते हो कि मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट इवन बर्थ के बाद में जाकर हो रहा है, ठीक है, बन जाती है पहले से, प्रेजेंट है वो वहाँ पर, लेकिन उनका जो डेवलपमेंट होगा वो प्यूबर्टी के टाइम पर जाकर उसमें वो कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होने वाला है, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट लास्ट में जाकर उसका डेवलपमेंट होगा। रीज़न क्योंकि वो उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ का कैरेक्टरिस्टिक है, उस पर्टिकुलर क्लास का कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये एक जो ऑब्जर्वेशन है ये हमें वॉन बेयर ने दिया। उसने बोला कि किसी भी ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे किसी भी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, ग्रुप के जनरल कैरेक्टर बाद में आ जाएंगे और उनके जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है, उनकी जो स्पीशीज़ के कैरेक्टर है वो सबसे लास्ट में जाकर डेवलप होंगे। तो इसी तरह से अगर हम बर्ड्स की बात करेंगे तो फेदर्स इनमें सबसे बाद में जाकर डेवलप होंगे। समटाइम फेदर्स डेवलप एट द टाइम ऑफ हैचिंग, हैचिंग के आसपास उनमें एंड में जाकर फेदर्स का डेवलपमेंट होता है। तो है ना इंटरेस्टिंग। अब जैसे मैं कुछ कैरेक्टर्स की यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, लाइक गिल स्लिट्स की अगर हम बात करें तो क्योंकि सभी कोर्डेटा में गिल स्लिट्स पाई जाती है, सभी कोर्डेटा के अंदर ब्रेन पाया जाता है, सभी कोर्डेटा के अंदर स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं गिल स्लिट्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह, ये सारे स्ट्रक्चर्स इनके अंदर पहले डेवलप होंगे। कंक्लूजन में ये कह सकता हूँ बच्चों कि जब किसी एम्ब्रियो का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा तो सबसे पहले उसमें फाइलम के कैरेक्टर आ जाएंगे, फाइलम के बाद उसमें क्लास के ऑर्डर आएंगे, क्लास के कैरेक्टर आएंगे, क्लास के कैरेक्टर के बाद उसमें ऑर्डर के कैरेक्टर आएंगे, डेवलप होने लगेंगे, और ऑर्डर के कैरेक्टर डेवलप होने के बाद उसमें जीनस के कैरेक्टर डेवलप होंगे, और जीनस के कैरेक्टर्स आने के बाद फाइनली उनमें उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ का अगर कोई खास कैरेक्टरिस्टिक फीचर है तो वो एंड में जाकर डेवलप होगा। सो दिस इज़ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इस तरह से, और ये सारा ऑब्जर्वेशन किया था वॉन बेयर ने। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल और आपके सामने यहाँ रखने की कोशिश करूँगा, और ध्यान से सुनना, आप वीडियो को पहले पॉज करना और सोचना। स्केलेटल सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं। हम जानते हैं कि हमारे स्केलेटल सिस्टम में दो एलिमेंट होते हैं, एक हमारा एक्सियल स्केलेटन होता है, एक हमारे पास एक्सियल स्केलेटन होता है, और एक हमारे पास एपेंडिकुलर स्केलेटन होता है। एक्सियल स्केलेटन में हम किस किस चीज़ को इंक्लूड करते हैं? हम हमारा क्रेनियम या जो स्कल है, स्कल को इंक्लूड करते हैं, उसके बाद हमारी रिब्स को इंक्लूड करते हैं, स्टर्नम को इंक्लूड करते हैं हम उसमें, और स्टर्नम के साथ साथ हम उसमें वर्टिब्रल कॉलम को भी इंक्लूड करते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारी दोनों गर्डल्स आ जाती है, पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल्स आ जाती है, पेक्टोरल गर्डल, और उसके बाद उसमें हमारे पास लिम्ब बोन्स भी होती है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ज़रा सोचना और उसके बाद आप पॉज करके आगे आंसर देना। जब कभी किसी एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होगा तो पहले एक्सियल स्केलेटन बनेगा कि एपेंडिकुलर स्केलेटन बनेगा? सोचे। चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ कि क्योंकि जो एपेंडिकुलर स्केलेटन है, एपेंडिकुलर स्केलेटन मतलब लिम्स का जो पाया जाना है, गर्डल का, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स, ये बच्चों टेट्रापोडा का कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन जो एक्सियल स्केलेटन है ना, ये पूरे कॉर्डेटा का वर्टिब्रेटा का शुरुआत से, फिशेज में भी ये चीज़ें फिशेज में भी मिलेगी, स्कल मिलेगा, रिब्स मिलेगी, रिब्स नहीं मिलेगी छोड़ो, लेकिन उसके पास वर्टिब्रल कॉलम तो मिलेगा, स्कल और वर्टिब्रल कॉलम, तो ये तो हमारे पास एक्सियल स्केलेटन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो इवन हमारा जब ह्यूमन का डेवलपमेंट होगा तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हमारा जो वर्टिब्रेटे के कैरेक्टर है वो पहले आएंगे, यानी हमारे पास एक्सियल स्केलेटन पहले डेवलप होगा और लिम्स का जो डेवलपमेंट होगा वो बाद में होगा, जो गर्डल्स का डेवलपमेंट होगा वो बाद में होगा। तो ये क्योंकि ये हमारे बाद के ग्रुप के बाद के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, जबकि एक्सियल स्केलेटन हमारे वर्टिब्रेटा का जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और एपेंडिकुलर स्केलेटन सिर्फ जो हमारे पास टेट्रापोडा है उनका कैरेक्टर है। तो ये एज कम्पेयर टू अगर हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो एक्सियल स्केलेटन पहले इवॉल्व होगा, डेवलप होगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, और एपेंडिकुलर उसके बाद में होगा। तो इस तरह से बच्चों ये जो सारे ऑब्जर्वेशन है ये वॉन बेयर के ऑब्जर्वेशन है। और बच्चों यहाँ से कई बार क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप इसमें अच्छे से ध्यान रखना। अगर कभी किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इस चीज़ को ध्यान रख लेना कि कैरेक्टर्स का इवोल्यूशन किस तरीके से होगा। पहले फाइलम के कैरेक्टर इवॉल्व होंगे और बाद में धीरे धीरे
एंड में जाकर स्पीशीज़ के कैरेक्टर जो होंगे वो लास्ट में जाकर डेवलप होंगे। ओके, अब बच्चों हमारे पास अभी एक और स्टेटमेंट बच रहा है वॉन बेयर का, कि इसने दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया। इन दोनों स्टेटमेंट को मिला के हम बेयर्स लॉ ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। वी कॉल इट बेयर्स लॉ ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। और इसमें ये दोनों स्टेटमेंट हैं, दो में से एक मैंने आपको बताया, दूसरा स्टेटमेंट मैंने अभी आपको नहीं बताया, उसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। पहले हम बात करते हैं हमारे दूसरे साइंटिस्ट की, और जो हमारा दूसरा साइंटिस्ट है उसका नाम है हिकल। अब देखिए, जो हिकल जो साइंटिस्ट था, इसको वॉन बेयर की स्टडी के बारे में पता था। जो जितना भी मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया वो सारा हिकल को पता था। और ये दोनों एक ही टाइम के साइंटिस्ट हैं। जब हमारा वॉन बेयर स्टडी कर रहा था और उसने अपनी थ्योरीज दी, उसके कुछ समय बाद हिकल ने भी अपनी थ्योरी दी थी। और जिस समय हिकल ने अपनी थ्योरी दी थी, वॉन बेयर वॉज अलाइव वाइल दैट टाइम, तब तक वो जिंदा भी था। और जो हिकल था, इसने उसकी जो एम्ब्रियोलॉजी की थ्योरी थी वॉन बेयर्स को, उसको री इंटरप्रिट किया। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं, ही री इंटरप्रिटेड ओके, सो ही री इंटरप्रिटेड बेयर्स लॉ ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। और उसने बच्चों एक स्टेटमेंट दिया, बड़ा ही फेमस स्टेटमेंट है ये, उसको उसकी फ्रेज मानी जाती है। ही स्टेटेड दैट, यहाँ मैं लिख रहा हूँ बच्चों, ontogeny repeats, sorry not repeats, recapitulate। फाइलोजेनी। तो ये बच्चों उसका स्टेटमेंट था, ओंटोजेनी, रिकैपिचुलेट, फाइलोजेनी। और बड़ी ही फेमस है, तुम्हारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना वो यहीं से आएगा कि ये स्टेटमेंट किसने दिया। तो आपको इसका भी साइंटिस्ट का नाम अर्नस्ट हिकल ही है, ERNST, वही स्पेलिंग है इसकी, अर्नस्ट हिकल। और इसने ये स्टेटमेंट दिया, ओंटोजेनी, रिकैपिचुलेट, फाइलोजेनी। एक बात को ध्यान से जरूर रखना आप कि ही री इंटरप्रिटेड बेयर्स लॉ ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। जो लॉज बेयर्स ने दिए उसी को उसने फिर से इंटरप्रिट करने की कोशिश की और एक स्टेटमेंट दिया, ओंटोजेनी, रिकैपिचुलेट, फाइलोजेनी। अब बच्चों इस स्टेटमेंट में हमारे पास 3 वर्ड है। पहला वर्ड है ओंटोजेनी। अब हमें आपको यह बताना है कि ओंटोजेनी का क्या मतलब होता है। बच्चों ओंटोजेनी का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो, है ना, बड़ा ही सिंपल, डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। अब आप पूछेंगे कि क्या, तो बड़ा सिंपल है बच्चों, कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद क्लीवेज डिवीजन होते हैं, ब्लास्टुला बनता है, गेस्टुला बनता है, न्यूरुला बनता है, आगे ऑर्गन्स बनने लगते हैं, फीटस डेवलप होगा और फाइनली या तो अंडे में से बाहर आएगा, हैचिंग होगी, या पार्चुरेशन होगा, वो जन्म लेके बाहर आ जाएगा। ओके, अगर वो वीवी पेरेस है। तो ये जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट को हम ओंटोजेनी कहते हैं, है ना। तो पूरा का जो पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा उस एम्ब्रियो का, उसे हम ओंटोजेनी कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो, किसी भी इंडिविजुअल का, कहाँ से, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट से लेकर जन्म तक का उसका जो पूरा जो डेवलपमेंट होगा, उस डेवलपमेंट को हम ओंटोजेनी कहेंगे। वेरी सिंपल। दूसरा स्टेटमेंट इसने क्या दिया, फाइलोजेनी। दूसरा वर्ड जो है वो है फाइलोजेनी। फाइलोजेनी इज द बेसिकली इवोल्यूशन ऑफ दैट स्पीशीज फ्रॉम विच द ऑर्गेनिज्म बिलोंग। जिस ऑर्गेनिज्म की अभी हम बात कर रहे हैं, उस ऑर्गेनिज्म की फाइलोजेनी क्या होगी, उस ऑर्गेनिज्म की फाइलोजेनी का मतलब उस ऑर्गेनिज्म की, उसकी जो स्पीशीज है उसका इवोल्यूशन मीन्स। तो ये देखिए बच्चों आप, है ना, दूसरा हमारे पास है फाइलोजेनी, इवोल्यूशन ऑफ द स्पीशीज ऑफ फ्रॉम विच दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स। तो सिंपल सी बात हो रही है, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। एग्जांपल ले लेता हूँ ह्यूमन का। तो ह्यूमन का जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट है, एक इंसान है रमेश नाम का, मान लीजिए ले लेते हैं, तो उसका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुआ और फिर वो बाद में बर्थ लेकर बड़ा हुआ, उसका खुद का जो डेवलपमेंट है ना उस एनिमल का, वो तो हो गई उसकी ओंटोजेनी। बट क्योंकि जो रमेश है वो होमोसेपियंस है, तो होमोसेपियंस का जो इवोल्यूशन हुआ है कहाँ से हुआ होगा, वो पीछे से जाए हम, चाहे प्रोटोजोआ से जाए, प्रोटोजोआ से पोरीफेरा सिलेंड्रेटा, आगे बढ़ते बढ़ते वर्टिब्रेटा तक आए, है ना, कॉर्डेट्स आए, कॉर्डेट में वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा में पहले एम्फीबिया बने होंगे, फिर रेप्टिलिया, फिर एवीज, फिर बाद में कहाँ जाके मैमल्स बने और मैमल्स में होमोसेपियंस का इवोल्यूशन हुआ। तो ये जो होमोसेपियंस का इवोल्यूशन है ना,
ये जो स्पीशीज़ का इवोल्यूशन है, किसी भी स्पीशीज़ के इवोल्यूशन को हम फाइलोजेनी कहते हैं। और यहाँ पर ये जो वर्ड है ना रिकैपिचुलेट, रिकैपिचुलेट का तो बड़ा ही सिंपल सा मीनिंग है। रिकैपिचुलेट का मतलब रिपीटेशन। ओके, तो रिपीटेशन हो गया उसका मतलब। सो व्हाट ही स्टेटेड, अब आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया आई होप। उसने ये कहा है कि ओंटोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी, मतलब किसी भी इंडिविजुअल का उसका खुद का जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा वो उसकी स्पीशीज के इवोल्यूशन को रिपीट करेगा। दैट वाज द स्टेटमेंट अर्नेस्ट हैक्कल। आई रिपीट कि किसी भी इंडिविजुअल का जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, उसका खुद का जो डेवलपमेंट होता है, वो अपनी स्पीशीज के इवोल्यूशन को रिपीट करेगा। मतलब क्या हुआ, अब इसको समझाएं, कैसे समझें हम? आप इसको ऐसे समझें कि उसका कहना, हिक्कल का कहना यह है कि जो होमोसेपियंस का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा ना बच्चों, उसमें उसका एम्ब्रियो सबसे पहले फिश जैसा दिखेगा, फिर वो उसके बाद एम्फीबिया जैसा बनेगा, फिर एम्फीबिया के बाद वो रेप्टिलिया जैसा बनेगा, और फिर रेप्टिलिया के बाद वो मेमेलिया जैसा बनेगा। तो ये उसका कहना है कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होते हैं, वो स्पीशीज़ के इवोल्यूशन को, स्पीशीज़ के इवोल्यूशन को मतलब फाइलोजेनी का जो प्रोसेस है, उस फाइलोजेनी के प्रोसेस को रिपीट करती है। दैट वाज द स्टेटमेंट ऑफ अर्नेस्ट हिक्कल। तो हमें ये ध्यान रखना है, ओंटोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन ये होता है, क्वेश्चन ये है बच्चों कि क्या वास्तव में ऐसा कुछ होता है? उसने, देखो मैं यहाँ पर आपको एक फोटोग्राफ दिखाता हूँ। तो ये देखिए बच्चों, ये हमारे पास एक ड्राइंग है जो उसने खुद ने बनाई है, हिक्कल की द्वारा बनाई गई ये ड्राइंग है। अब ये क्योंकि एक्चुअली ड्राइंग है और ये एग्जैक्टली एम्ब्रियो के फोटोग्राफ्स नहीं है, लेकिन उसमें तो उसने यही बताया इन फोटोग्राफ में कि आप इनिशियली देखिए, यहाँ पर फिश है, सैलामेंडर है, टोर्टोइज है, चिक, हॉग, काफ, रैबिट, ह्यूमन, तो सबके एम्ब्रियो उसने बताया कि इनिशियली बिल्कुल एक जैसे होते हैं। और न सिर्फ उसने ये कंट्रोवर्शियल ड्राइंग बनाई, कंट्रोवर्शियल इसलिए कह रहा हूँ कि बच्चों अभी आपको पता चलेगा कि ये जो स्टेटमेंट वो दे रहा है, ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही नहीं है। इवन उसने तो ये भी बता दिया था कि जैसे मान लीजिए इसको एक्सप्लेन करें हम, एज पर हिक्कल अगर हम एक्सप्लेन करें, तो उसने ये भी बताया कि जो एडल्ट फिश होगी, इट रिसेंबल द एम्ब्रियो ऑफ एम्फीबिया, है ना। मैं लिखता हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल, उसको एलोबोरेट करते हैं। एज पर हिक्कल सो यू सी हियर कि उसने स्टेटमेंट दिया कि द एडल्ट फिश रिसेंबल द एम्ब्रियो ऑफ एम्फीबिया। इस डायग्राम में भी उसने इसी तरीके से कुछ बताने की कोशिश करी कि ये जैसे हमारे पास यहाँ सैलामेंडर्स हैं, जो एम्फीबिया है, तो उसका कहना ये है कि जो सैलामेंडर्स या एम्फीबिया के एम्ब्रियो होंगे वो एडल्ट फिश की तरह होंगे। और इस तरह के उसने स्टेटमेंट दिया। इवन उसने ये भी बोला कि जो एडल्ट फ्रॉग होगा, है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि जो एडल्ट फ्रॉग होगा इट मस्ट रिसेंबल विद द एम्ब्रियो ऑफ रेप्टाइल, क्योंकि उसका जो अगला ग्रुप होगा, या यूं कहें कि रेप्टिलिया का जब डेवलपमेंट होगा तो उनका जो लार्वा होगा वो एक बार फ्रॉग जैसा दिखाई देगा। और अगर हम ह्यूमन के केस में आए तो अकॉर्डिंग टू हिक्कल, ओंटोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी की थ्योरी को अगर हम बात करें तो ह्यूमन के डेवलपमेंट में हमारा जो एम्ब्रियो होगा वो पहले फिश जैसा होगा, फिर एम्फीबिया जैसा होगा, फिर रेप्टिलिया जैसा होगा, और फिर बाद में जाकर वो मैमल जैसा होगा। तो इस तरह से उसने क्या किया कि जो हमारा वॉन बेयर था, उसकी जो एम्ब्रियोलॉजिकल लॉज थे, लॉ ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, उनको उसने री इंटरप्रीट किया। पर बच्चों, और ये जो हमने स्टेटमेंट दिया है अभी, ओंटोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी, इसको बच्चों, ये थ्योरी जो है हिक्कल ने दी है, इसको नाम दिया गया है इस स्टेटमेंट को, इसे हम रिकैपिचुलेशन थ्योरी भी कहते हैं। रिकैपिचुलेशन थ्योरी, या इसी को हम लॉ, बायोजेनेटिक लॉ भी कहते हैं, बायोजेनेटिक लॉ ऑफ हिक्कल, ये बायोजेनेटिक लॉ। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा, या तो ये स्टेटमेंट पूछा जाएगा आपसे, ओंटोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी किसने दिया, इस ओंटोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी को किस नाम से जानते हैं? इसको हम रिकैपिचुलेशन थ्योरी के नाम से जानते हैं, या हम इसे बायोजेनेटिक लॉ के नाम से जानते हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन यही आएगा, बायोजेनेटिक लॉ किसने दिया, रिकैपिचुलेशन थ्योरी किसने दिया, या ओंटोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी किसने दी। और इन तीनों के लिए जो आंसर होगा वो आपका रहेगा, आंसर जो रहेगा वो हिक्कल हो जाएगा। आपको इसमें आंसर देना है हिक्कल। ओके, एक बात और ध्यान रखें, अगर, क्योंकि ऐसा कन्फ्यूजिंग होता है कई बार, अगर ऑप्शन में हिक्कल ही नहीं हो तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप आंसर क्या दोगे? अगर
ऊपर क्वेश्चन में दे दिया है कि ओंटोजेनी, रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी किसने दिया, या ये बायोजेनेटिक लॉ या रिकैपिचुलेशन थ्योरी किसने दिया, और ऑप्शन में हिक्कल नहीं दिया हुआ है, तो इन दैट केस सेकंड नंबर पे आपका आंसर जो होगा वो फिर वॉन बेयर हो जाएगा। रीज़न, क्योंकि बेसिकली जो हिक्कल ने अपनी थ्योरी दी है, ये जो रिकैपिचुलेशन थ्योरी है, बायोजेनेटिक लॉ दिया है, इट इज़ बेसिकली री इंटरप्रिटेशन ऑफ वॉन बेयर्स। तो इसलिए यहाँ ये आपको ध्यान रखना होगा बच्चों एग्जाम में। नो डाउट अगर हिक्कल ऑप्शन दिया है तो हिक्कल ही करेंगे, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ना ओंटोजेनी रिकैपिचुलेट, ये उसके अपने ही मुंह से निकला है और बाद में इसको रिकैपिचुलेशन थ्योरी है, बायोजेनेटिक लॉ नाम दे दिया गया। लेकिन अगर ऑप्शन में हिक्कल नहीं हो तो इन दैट केस आपका जो आंसर होगा वो वॉन बेयर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब मैं आता हूं बच्चों वॉन बेयर के दूसरे स्टेटमेंट पर। आपको पता है वॉन बेयर का दूसरा स्टेटमेंट अभी तक हमारा पेंडिंग पड़ा है। जब तक हिक्कल ने ये थ्योरी दी, ये जो रिकैपिचुलेशन थ्योरी दी और इस तरह के स्टेटमेंट दिए कि फिश का एम्ब्रियो जो है पहले फिश, जो एम्ब्रियो पहले फिश जैसा होगा फिर एम्फीबिया जैसा होगा, तो जब वॉन बेयर, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा एम्ब्रियोलॉजिस्ट था, उसने सारे एनिमल्स के एम्ब्रियोज की स्टडी करी और फाइनली ये कंक्लूजन निकाला कि ये ओंटोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी वाला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। और इस पूरी थ्योरी को, इस री इंटरप्रिटेशन, उसने कहा कि व्हाट आर यू री इंटरप्रिटिंग, माई स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड वी आर कमिंग बैक टू द सेकंड स्टेटमेंट of the Von Baer. The second statement of the Von Baer said that the embryo of a higher animal सो यू सी हियर, उसने बिल्कुल रिजेक्ट किया हिक्कल को और डिसअप्रूव किया उसने, और फिर अपना स्टेटमेंट जो दिया, बायो जो एम्ब्रियोलॉजिकल लॉ दिया उसमें उसने क्लियरली लिखा द एम्ब्रियो ऑफ ए हायर एनिमल फॉर्म नेवर रिसेंबल द एडल्ट ऑफ अनादर फॉर्म, यानी उसके नीचे वाले जो एनिमल्स हैं उनकी एडल्ट फॉर्म के साथ वो बिल्कुल रिसेंबल नहीं करता। और फाइनली मैं आपको एक डायग्राम और दिखाता हूँ जिससे हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि एग्जैक्टली हिक्कल और वॉन बेयर में क्या डिफरेंस है। तो ये देखिए आप, हमारे पास यहाँ एक फोटोग्राफ है, इसमें हमारे पास यहाँ हिक्कल का स्टेटमेंट भी दे रखा है। ये रहा हमारे पास हिक्कल। इसमें देखिए कि मान लीजिए एग है, एग से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो ये फिश का, और इस तरह से फिश का डेवलपमेंट हुआ। और बाद में जब एम्फीबिया का डेवलपमेंट होगा तो उसमें पहले उसका जो डेवलपमेंट होगा वो फिश बनेगा और फिश बनने के बाद वो फ्रॉग बनेगा। और बाद में जब कभी बर्ड का एवोल्यूशन होगा तो पहले वो फिश बनेगा, फिश से वो फ्रॉग बनेगा, बीच में या रेप्टिलिया को मिस किया लेकिन फिर बाद में जाके वो बर्ड बनेगा। तो इस तरह का स्टेटमेंट जो है वो हिक्कल ने दिया और वॉन बेयर ने उसको डिसअप्रूव किया। उसने बोला नो रिकैपिचुलेशन, एम्ब्रियोज डेवलपमेंट इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी, की फिश का इस तरह से डेवलपमेंट होगा तो फिर यहाँ से ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। इनिशियली कुछ स्टेजेस लाइक जाइगोट तक ठीक है, ब्लास्टुला गेस्ट्रुला तक सिमिलरिटी रहेगी, उसके बाद उनमें फ्रॉग के कैरेक्टरिस्टिक्स आने लग जाएंगे या उनमें बर्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगे। ये नहीं है कि एक बार फ्रॉग के डेवलपमेंट में पहले पूरा फिश बनेगा और फिश बनने के बाद फ्रॉग बनेगा। इट नेवर हैपन्स। तो बच्चों इस तरह से ये हमारे पास कुछ एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं। दो साइंटिस्ट हमने यहाँ पर स्टडी किए हैं, एक वॉन बेयर और एक हिक्कल की जो थ्योरी है रिकैपिचुलेशन थ्योरी या बायोजेनेटिक लॉ, उसे हमने स्टडी किया है। और इसी के साथ बच्चों अब हमारा जो एविडेंसेस वाला पार्ट है वो सारा कंप्लीट होता है। और अब हम आगे के जो लेक्चर्स होंगे उनमें वी विल टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन और डिफरेंट थ्योरीज लाइक लेमार्क ने क्या थ्योरी दी, डार्विन ने क्या थ्योरी दी, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।